आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक अभिन्न अंग है जो हजारों वर्षों से हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता आ रहा है। यह न केवल रोगों का उपचार करता है, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली के महत्व को भी उजागर करता है। आयुर्वेद में पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के संतुलन को बनाए रखने पर जोर दिया गया है, जो हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं। आयुर्वेद में आहार, व्यायाम, योग और ध्यान के माध्यम से रोगों को दूर करने और स्वस्थ जीवन जीने के तरीकों का वर्णन है। ये हमें प्रकृति के साथ जोड़ता है और हमें अपने शरीर की आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। आयुर्वेद का महत्व आज भी उतना ही है जितना कि पहले था। ये हमें एक स्वस्थ, संतुलित और दीर्घायु जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कहते हैं कि आयुर्वेद को अपनाकर तमाम बीमारियों को दूर किया जा सकता है। आयुर्वेदिक पद्धति में जीवन शैली को जीने वाले लोगों के नजदीक भी बीमारियां नहीं आती है। इस विषय पर विस्तार से वार्ता करते हैं देश के जाने माने आयुर्वेद के चिकित्सक और काशी हिंदू विश्वविद्यालय सर सुंदरलाल चिकित्सालय आयुर्वेद विभाग के पूर्व डीन प्रोफेसर ए.के. द्विवेदी से, और जानते हैं स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद किस प्रकार लाभप्रद है। मनुष्य अपने स्वास्थ्य, अपने जीवन एवं अपनी बीमारी का स्वयं जन्मदाता है। अगर उसका सामाजिक स्तर, सोशल स्टेटस स्तर मीन्स सामाजिक व्यवस्था, वातावरण की व्यवस्था और ऋतु के अनुसार अपना खान पान वो ठीक रखें तो बीमार पड़ेंगे ही नहीं। एक बहुत सिंपल सी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे आयुर्वेद में ये कहा गया है कि पथ्या सति पदार्थस्य किमौषध निश्चय उड़ाई है, अपथ्य असत्य पदार्थस्य किमौषध निश्चय उड़ाई है। पथ्य का मतलब ये नहीं कि केवल भोजन, पथ से बना है पथ्य। पथ मतलब जीवन का पथ, जिसमें हमारा सामाजिक परिवेश, हमारी आध्यात्मिक परिवेश, हमारी सांस्कृतिक परिवेश, हमारा व्यक्तिगत परिवेश सब शामिल है। उस पथ्य के लिए जो हितकारी हो वही पथ्य होता है। इस प्रकार अगर आदमी पथ्य रखे तो उसको बीमारी नहीं होगी और उसको औषधि नहीं खानी पड़ेगी। औषधि खाने से क्या फायदा उसको, और अगर पथ्य न रखे तब भी उसको औषधि खाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बीमारी वैसे के वैसी बनी रहेगी, बढ़ती जाएगी, नई नई बीमारियां आएंगी। उसका एकदम उदाहरण, सत्य उदाहरण है कि हमने अपने वैज्ञानिक कार्यों को मानवता के हित के लिए नहीं समझा, नहीं प्रयोग किया, और कोरोना जैसी विभीषिका आई। हमेशा कभी एवियन फ्लू होता है, कभी बर्ड फ्लू होता है, कभी डेंगू होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आसपास के यानी अपने समाज को स्वच्छ नहीं रख पाते। हम अपनी मानसिकता हमारी ऐसी है कि हम अपने अगल बगल से हमेशा ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं। अगर अपने में ही केंद्रित होकर संतुष्टि रखें तो न हाइपरटेंशन होगा, न डायबिटीज होगी, न युग के अनुरूप जो बीमारियां होती हैं जिनको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं वो नहीं होंगी। हम इन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के खुद जन्मदाता हैं और पूरे विश्व का ध्यान इन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स पे है। मैं इस समय वसंत ऋतु चल रही है तो वसंत ऋतु पर ही अपना बात केंद्रित रखूं, यही समीचीन होगा। वसंत ऋतु में हम मानते हैं कि जाड़े में जो कफ संचित रहता है वह वसंत ऋतु में क्रमशः प्रखर होती सूर्य की रश्मियों से पिघलता है। पिघल करके वह स्रोतोवरोध करता है। स्रोतोवरोध मतलब, स्रोत मतलब चैनल्स, हमारे शरीर के, हमारी बॉडी के चैनल्स पिघल करके वो गाढ़ा चीज हमारे चैनल्स को ब्लॉक करता है। यह हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कह रहे हैं। हम सामान्य दृष्टिकोण से भी ये कह सकते हैं कि
वो चैनल्स जो हमको स्वस्थ रखते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक होने लगते हैं तब, जबकि हम अपने ऋतु के अनुकूल, समय के अनुकूल मानसिक, शारीरिक, भोजन और आध्यात्मिक संतुलन न रखें तो। अब देखिए, इस समय एलर्जिक डिसऑर्डर बहुत हो रहा है। जिसको देखिए बुखार है, छींक है, खांसी है। एक सामान्य सी बात है इस मौसम में। यह ऋतु संधि का समय है। जब हम शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की ओर जाते हैं तो बीच में यह वसंत ऋतु जो है बहुत ही अच्छी ऋतु भी मानी जाती है और ऋतु संधि है, यानी जाड़े से गर्मी में आने की बीच का समय है ये। तो इस समय तो हमें और सतर्क रहना चाहिए। अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो ऐसे ही डिसऑर्डर्स, ऐसे ही रोग होंगे जैसे एलर्जी, तरह तरह के बुखार, गठिया इत्यादि। तो अब प्रश्न उठता है कि हम करें क्या। तो जैसा मैंने बताया पहले कि सबसे पहले हमें अपने व्यक्तिगत, फिर सामाजिक यानी अपने मोहल्ले के स्तर पर, फिर अपने पूरे जिले के स्तर पर सरकार तो प्रयत्न कर ही रही है, लेकिन जब तक हम खुद प्रयत्न नहीं करेंगे किसी का प्रयत्न सफल नहीं होगा। एक तो सफाई रखें हमेशा, दूसरा कि अपना भोजन जो है वह संतुलित रखें। कैसे कि ईश्वर ने या प्रकृति ने, आप कह सकते हैं, वह सब कुछ हर ऋतु में दिए हैं जिन्हें खाने से आदमी, व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। बस हम पहचानते नहीं। हम टमाटर की चटनी नहीं खाएंगे लेकिन टोमेटो केचप खाएंगे। उस केचप में जिसमें कि हम प्रिजर्वेटिव मिले रहते हैं, इंसेक्टिसाइड मिले रहते हैं, क्या क्या नहीं मिले रहते हैं। हम गाजर नहीं खा सकते, दांत कमजोर हैं। गाजर का हलवा खाइए भाई, कितने लोग का है। इस समय जो यही हो रहे हैं ना, गाजर, मूली लोगों को भ्रम है कि बहुत ठंडी होती है। नहीं, मूली भोजन का पाचन करती है और मूली जो है वो उष्ण होती है। ऐसे नहीं खा सकते हैं तो आप उसे कद्दूकस में घिस लें, थोड़ा सा नींबू डाल लें, वो आपकी पाचन व्यवस्था को सुदृढ़ रखेगी। और क्या होता है, उड़द और तिल। हम टमाटर की चटनी नहीं खाएंगे लेकिन टोमेटो केचप खाएंगे। उस केचप में जिसमें कि हम प्रिजर्वेटिव मिले रहते हैं, इंसेक्टिसाइड मिले रहते हैं, क्या क्या नहीं मिले रहते हैं। हम गाजर नहीं खा सकते, दांत कमजोर हैं। गाजर का हलवा खाइए भाई, कितने लोग का है। इस समय जो यही हो रहे हैं ना, गाजर, मूली लोगों को भ्रम है कि बहुत ठंडी होती है। नहीं, मूली भोजन का पाचन करती है और मूली जो है वो उष्ण होती है। ऐसे नहीं खा सकते हैं तो आप उसे कद्दूकस में घिस लें, थोड़ा सा नींबू डाल लें, वो आपकी पाचन व्यवस्था को सुदृढ़ रखेगी। और क्या होता है, उड़द और तिल। इन दो चीजों का इस समय में विशेष महत्व है। आपने देखा भी होगा कि आजकल जो भी हमारे गणेश चतुर्थी, मकर संक्रांति इत्यादि, जो माघ पूर्णिमा, ये सब जो बीत रहे हैं, हमेशा तिल के लड्डू, काले तिल का लड्डू बना करके गणेश जी को या अपने इष्ट देव को जरूर चढ़ाया जाता है। इस ऋतु में जितने व्रत पड़ते हैं सब में तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। क्यों? कि तिल भी उष्ण होता है और सबसे ज्यादा कैल्शियम देखा जाए तो तिल में मिलता है। तो तिल हमारे हड्डियों को भी मजबूत करता है, उष्णता से हमारी गर्मी मेंटेन रखता है और स्निग्ध भी है। तिल का तेल बनता है ना, तो स्निग्धता से हमारी रूक्षता कम करता है। क्योंकि आप देखेंगे इस समय में शरीर में रूक्षता बढ़ती जाती है। वेस्लिन लगाने पड़ते हैं और क्या क्या लोग लगाते हैं, क्योंकि इस समय एकदम रूक्ष सीजन होने लगता है। उड़द बहुत ही पुष्टिकारक है। इतना ही नहीं, उड़द पेट को साफ भी रखता है, कब्ज नहीं होने देता। आप अगर उड़द का दाल खाने में दिक्कत है तो तिल के तेल में उड़द का बड़ा बना लीजिए, 2 बड़ा ही रोज खा लीजिए।
आपको कैल्शियम भी मिलेगा तिल से, और उड़द से पेट साफ भी रहेगी और बल भी मिलेगा। जब भी, मैं तो कहता हूं, जब भी किसी कॉन्स्टिपेशन के मरीज को, विबंध के मरीज को, कि उड़द खाओ, उड़द की दाल, उड़द का बड़ा। और उड़द जो है वह वास्तव में पेट को बहुत स्निग्ध रखते हुए बल प्रदान भी करता है, पेट साफ करता है। इसके अतिरिक्त मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारे यहाँ जब भी पूजा पाठ होती है आजकल की, तो हम किन किन अन्नों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो हवन हो। चावल, तिल, जौ, गुड़, यही प्रयोग करते हैं ना हवन सामग्री में। हम कभी गेहूं नहीं डालते उसमें, क्योंकि गेहूं भारतीय अन्न नहीं है, वो पुर्तगाल से आया है। यहाँ के लोगों के लिए वो सात्विय नहीं है, पूर्णतया अनुकूल नहीं है। हम मजबूरी में उसे खाते हैं, और मजबूरी भी नहीं है यदि हम अगर जौ, बाजरा और भी मोटे मोटे अन्न जैसे रागी, मड़ुआ, जो हमारे देश के, हमारे संस्कृति के मूल अन्न है, पारंपरिक अन्न है, उन्हें हम लें तो कभी अस्वस्थ नहीं होंगे। हम अब आजकल पूरे विश्व की निगाहें मिलेट्स पे है, पिछले लगभग 2 वर्ष से, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय आहार विचार, आहार आचार, ये पूरा विश्व अपनाता जा रहा है। और मिलेट्स पर तो विदेशों से आप देख, खोज लें गूगल पे, सैकड़ों रिसर्च पेपर्स तुरंत मिलेंगे। क्यों? ये बल प्रदान करते हैं। मिलेट्स में आवश्यक मिनरल्स होते हैं। मिलेट्स मतलब श्री अन्न, यानी मोटे अन्न। आवश्यक इसमें मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होती है, फैट न के बराबर होती है। आप देखिए ब्रेड इत्यादि जो बाजारों में मिलता है, उस पर लिखा रहता है कि दिस कंटेन्स ग्लूटेन, क्योंकि गेहूं में सबसे ज्यादा ग्लूटेन होता है। अब ग्लूटेन एक रेडिकल है, जो कि हमारे यहाँ ऐसे बीमारियों को, जिसको कहता है फ्री रेडिकल्स जनरेटेड डिजीजेस, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, इन सब चीजों को जन्म देता है। ग्लूटेन उसमें सहायक होता है उनकी उत्पत्ति में। तो हम ग्लूटेन फ्री डाइट का आज जो भारत से शुरुआत हुई कि जौ, तिल ये सब खाएं, वो पूरे विश्व में फैल रहा है। ग्लूटेन फ्री डाइट हमें लेनी चाहिए, क्योंकि इस ग्लूटेन से अनेक व्याधियां होती हैं, और आगे क्या क्या होंगी ये स्वयं आज के वैज्ञानिकों को नहीं मालूम। तो हम संभावित आशंकाओं को, संभावित व्याधियों को क्यों न अपने आहार विहार से ही दूर रखें। चूड़ा, चावल है ना, मैंने कहा था अपने घर का है, अपने देश का है, उसका चूड़ा बना लें, चूड़े को भून लें, एनर्जी न के बराबर हो जाएगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट न के बराबर हो जाएगा। गुड़, चूड़े या गुड़ का लड्डू बनता है हमारे यहाँ, लाई या गुड़ का लड्डू बनता है, क्योंकि लाई में या चूड़े में दोनों में कार्बोहाइड्रेट नहीं रह जाता। जब भी हम भूनते हैं उसे बढ़बूझ के यहाँ, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसके सभी कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाते हैं, केवल मिनरल्स बचते हैं। गुड़, अगर डायबिटीज नहीं है तो गुड़ में आयरन से लेकर कैल्शियम से लेकर बहुत सारे अच्छे तत्व होते हैं। हम क्यों नहीं चीनी को छोड़ दें। चीनी को हमने फैशन से अपनाया, अपनी वैज्ञानिक उन्नति से चीनी को अपनाया, तो गुड़ से चीनी बना, हम चीनी को पसंद करने लगे। अब वह चीनी कितनी व्याधियों को जन्म देती है आज जग जाहिर है। एक लोकोक्ति है कि सफेद चीजें छोड़ दें भोजन में। सफेद में क्या आ गया? आटा गेहूं का। सफेद में क्या आ गया? अपना ये जो प्रोसेस्ड मिल्क है, क्योंकि अपनी उत्पत्ति में। तो हम ग्लूटेन फ्री डाइट का आज जो भारत से शुरुआत हुई कि जौ, तिल ये सब खाएं, वो पूरे विश्व में फैल रहा है। ग्लूटेन फ्री डाइट हमें लेनी चाहिए,
क्योंकि इस ग्लूटेन से अनेक व्याधियां होती हैं और आगे क्या क्या होंगी ये स्वयं आज के वैज्ञानिकों को नहीं मालूम। तो हम संभावित आशंकाओं को, संभावित व्याधियों को क्यों न अपने आहार विहार से ही दूर रखें। चूड़ा चावल है ना, मैंने कहा था अपने घर का है, अपने देश का है, उसका चूड़ा बना लें, चूड़े को भून लें, एनर्जी न के बराबर हो जाएगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट न के बराबर हो जाएगा। गुड़, चूड़े या गुड़ का लड्डू बनता है हमारे यहाँ, लाई या गुड़ का लड्डू बनता है, क्योंकि लाई में या चूड़े में दोनों में कार्बोहाइड्रेट नहीं रह जाता। जब भी हम भूनते हैं उसे बढ़ के यहाँ तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसके सभी कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाते हैं, केवल मिनरल्स बचते हैं। गुड़, अगर डायबिटीज नहीं है तो गुड़ में आयरन से लेकर कैल्शियम से लेकर बहुत सारे अच्छे तत्व होते हैं। हम क्यों नहीं चीनी को छोड़ दें। चीनी को हमने फैशन से अपनाया, अपनी वैज्ञानिक उन्नति से चीनी को अपनाया, तो गुड़ से चीनी बना, हम चीनी को पसंद करने लगे। अब वह चीनी कितनी व्याधियों को जन्म देती है आज जग जाहिर है। एक लोकोक्ति है कि सफेद चीजें छोड़ दें भोजन में। सफेद में क्या आ गया? आटा गेहूं का। सफेद में क्या आ गया? अपना ये जो प्रोसेस्ड मिल्क है, क्योंकि अपनी अगर देसी गाय का दूध पिए कोई दिक्कत नहीं, वो पूर्ण श्वेत भी नहीं होता, वो हर किसी लालिमा लिए हुए होता है। चीनी छोड़ दें, सफेद चीनी है तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। चावल बनाने पर, भात बनाने पर सफेद होता है, ऐसे सफेद नहीं होता। चावल एक अर्ध पारदर्शक चीज होती है। चावल स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारी है, बशर्ते कि हमें डायबिटीज ना हो पहले से, हमें पहले से हाइपरटेंशन ना हो। चावल तो बहुत ही अच्छी चीज है। फ्रांस में एक सर्वे हुआ था जिसमें देखा गया था किस देश का कौन सा डिश सबसे अच्छा है। लगभग 6-7 वर्ष पहले की बात है। तो चावल दाल सब्जी जो भारतीय डिश है ना, उसको सबसे अच्छा माना गया। चावल से प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, दाल से प्रॉपर प्रोटीन, और जो हरी वेजिटेबल्स हमारे यहाँ होती हैं उनसे मिनरल्स, विटामिन्स और तमाम एसेंशियल प्रोटीन्स कहिए, या प्रोटीन्स की एसेंशियल सैकराइड्स, एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ये मिलते हैं हमारी सब्जियों में। और आजकल का इस समय, यह समय जो है वो तो साग का ही समय है। पालक है, मेथी है, बथुआ है, आप जो चाहें, चौलाई है, सब साग अवेलेबल है। इन सब साग में फाइबर्स ज्यादा होते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट न के बराबर होते हैं, और पोषक तत्व जो मिनरल्स, विटामिन्स, एमिनो एसिड्स कहते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो क्यों ना हम अपने स्वास्थ्य के लिए वो हरे साग ज्यादा खाएं और अन्न कम खाएं। फल लीजिए। हम कभी नहीं ये कहते कि हमेशा कीवी खाइए, तो हमेशा सेब खाइए। ये बात जरूर है कि हमेशा सेब एक खाया जाए तो आदमी स्वस्थ रहता है, क्योंकि वो सेब में एक तरह समूचे एमिनो एसिड्स मिलते हैं। मगर आखिर प्रकृति ने कुछ सोचकर ही किसी विशेष सीजन में संतरा, किसी विशेष सीजन में अमरूद, किसी विशेष सीजन में गाजर, किसी विशेष सीजन में आम इत्यादि बनाए हैं, क्योंकि उस सीजन में, उस ऋतु में वो फल सबसे ज्यादा लाभदायक रहते हैं। जैसे इस समय खूब बढ़िया नींबू मिलेगा, खूब बढ़िया गाजर मिलेगा, और ये तो इसमें क्या होता है, नींबू में विटामिन सी माना जाता है, बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। गाजर में देखिए कैरोटीन होता है, जो कैंसर से लड़ने वाली चीजों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कैरोटीन, वो गाजर में होता है। अमरूद, संतरा, टमाटर में लेसिथिन और भी तमाम चीजें होती हैं जो कि लीवर को भी ठीक रखती हैं और आपके विटामिन सी की प्रचुरता के कारण रोग से भी दूर रखती है। इसके अतिरिक्त हम जो अपने सब्जियां खाते हैं, तो भारतीय मसाले हमेशा इस दृष्टिकोण से बनाए गए हैं
कि शरीर को स्वस्थ रखें। जैसे मेथी, पहली चीज मेथी। मेथी यहाँ से लेकर विदेशों तक में, भारत से भी एक्सपोर्ट होती है, और यह शरीर को मधुमेह सहित अन्य रोगों जैसे ओबेसिटी, आजकल ओबेसिटी ही बहुत फैल रही है, बच्चे तक ओबीज हो रहे हैं, उनमें फायदा करती है। दालचीनी, दालचीनी बहुत ही पोटेंट यानी शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब उसमें ऐसी क्षमता है जो गंभीर और जीर्ण रोगों जैसे कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस इत्यादि से लड़ सके। तेजपत्र, जीरा, जीरक जो कि हमेशा शरीर के पाचन को बढ़ाता है और जल्दी दस्त नहीं होने देता। काली मिर्च जो श्वसन तंत्र को हमेशा ठीक रखता है और पेट को भी ठीक रखता है। तो तात्पर्य यह कुल कहने का कि जो प्रकृति ने हमें दिया है और जिस ऋतु में दिया है उसका हम उपयोग करें, उपभोग करें, लेकिन प्रकृति को भी हम संरक्षण दें। हम प्रकृति को भी अपने माता पिता की तरह पूजें। हम अपने स्थान को, अपने गांव को, समाज को और इस तरह पूरे देश को ऐसे स्वच्छ रखें कि हम हमेशा एक स्वस्थ माहौल में रहें। धन्यवाद।